जैसा कि मैं पहले ही बताई थी कि अगले वीडियो में श्रीलंका में जाति संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में बताऊंगी। ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती ना तो सेना की थी, ना ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जाति संघर्ष का सामना करना पड़ा था, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका के जाति संघर्ष में भूमिका। अब भारतीय मूल के तमिल निवासियों को ब्रिटिश सरकार मजदूरों के रूप में तमिलनाडु से श्रीलंका ले गई। ये तमिल श्रीलंका में रहने वाले तमिलों से भिन्न है। तमिलों ने श्रीलंका में नागरिकता की मांग रखी। सन 1948 में नागरिकता कानून पास किया गया। इस कानून के तहत कुछ ही तमिल नागरिकता प्राप्त कर सके। अब आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़ कर श्रीलंका आ बसी। एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी उसको शॉर्ट में लिट्टे कहा जाता है, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। अब है श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। अब 1987 में भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गए। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। अब श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र बरकरार है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे हैं। श्रीलंका का भविष्य इन्हीं वार्ताओं पर निर्भर करेगा। याद रहे कि श्रीलंका में 2009 में लिट्टे का सफाया कर दिया गया और वहां पूर्ण शांति है। आर्थिक वृद्धि और मानव विकास की स्थिति। अब संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। अब दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रखी। अब है भारत व लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत हो चुकी है, लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद आदि सबसे बड़ी समस्या है। भारत दक्षिण एशिया के देशों के साथ सदा अच्छा संबंध बनाए रखने का प्रयास करता रहा, लेकिन भारत का संबंध दक्षिण एशियाई देशों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत और पड़ोसी देश। भारत पाक संबंध। पाकिस्तान भारत से विभाजित किया वह अंग है जो 14 अगस्त 1947 को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में इस अस्तित्व में आया।
अपने जन्म से ही उसे भारत के प्रति नफरत, ईर्ष्या और घृणा घुट्टी के रूप में पिलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के होते हुए भी दोनों राष्ट्रों विश्व मंच पर घोर शत्रु के रूप में मल्लयुद्ध करते दिखाई पड़ते हैं। भारत अपनी विशालता और संस्कृति को संजोए शालीनता, बड़प्पन और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति स्नेह की भावना को लेकर पाकिस्तान को फलते फूलते देखना चाहता है, किंतु पाकिस्तान घुट्टी में मिली नफरत, ईर्ष्या और घृणा को अपना अस्त्र बनाकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करने में अपने अस्तित्व को संकट में डाले रहने को आतुर है। आज जहां भारत आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं पाकिस्तान अमेरिका की आर्थिक सहायता का मोहताज बने हुए आर्थिक पतन की कगार पर खड़ा हुआ है। भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली जहां विश्व के लिए उदाहरण बनी हुई है, वहीं पाक जनता के लिए तरस रही है। उपरोक्त परिदृश्य में हम भारत पाक संबंधों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। कलह के मुख्य कारक। भारत पाक कलह के मुख्य मूल रूप से ये कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहला, राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों में भिन्नता। अपनी स्वतंत्रता के पूर्व भारत ने अपनी स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भारत ने राष्ट्र निर्माण में समन्वित राष्ट्रीयता को स्वीकार किया, जबकि पाकिस्तान ने धर्म और कट्टर संप्रदायवाद को अपनाते हुए राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को अपने विदेश नीति का उद्देश्य बनाया। अतः सिद्धांतों की भिन्नता ने दोनों देशों को निकट लाने में रोक रखा है। अब देखते हैं कि भारत और पाक में भिन्नता के क्या क्या कारण हैं। अब है पाकिस्तान द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उल्लंघन। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान के सीमा विभाजन के साथ देश में स्थापित रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि उनके शासक अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में अपनी रियासतों का विलय कर सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं। इस शर्त का भारत और पाकिस्तान सम्मान करेंगे। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को उसकी मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या के आधार पर अपने में मिला लेने के लिए उस पर कवायलियों के वेश में अपने सैनिक भेजकर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु अपने राज्य को भारत में विलय करने की घोषणा करते हुए भारत से सैन्य सहायता मांगे और यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय हो गया। पाक द्वारा आतंकवादियों को बढ़ावा। पाकिस्तान भारत से 3 युद्ध हार चुका है, अतः उसने परोक्ष रूप से कबीलाइयों और विदेशी आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, उन्हें प्रशिक्षित कर कश्मीर में घुसपैठ कराकर भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास शुरू कर दिया। फलतः दोनों देशों के मध्य संबंध खराब होते गए। चीन अमेरिका का भारत के विरुद्ध पाक को प्रोत्साहन देना। भारत की स्वतंत्र निरपेक्ष नीति अमेरिका सहित अनेक यूरोपीय राष्ट्रों के स्वार्थों को पूरा करने में बाधक सिद्ध होने के कारण उन्होंने भारत में अस्थिरता बनाने हेतु पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देकर उनके विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास शुरू कर दिया। चीन भी भारत की आर्थिक एवं सैन्य प्रगति को देखकर उसे अपनी विस्तारवादी नीतियों में अड़ंगा मानते हुए चुपचाप पाकिस्तान को सैनिक समर्थन देना शुरू कर दिया। ये राष्ट्र हर उस समस्या जो भारत को पीड़ित कर रह सकती है उसका समर्थन कर भारत को परेशान करते रहते हैं। पाकिस्तान इनके इस कृत्य के लिए अच्छा खिलौना रहा है। इसी से भारत पाक के मध्य 1947 से आज तक शीत गर्म युद्ध की स्थितियां बनती रही है। इसके अतिरिक्त विभाजन के बाद शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई चल अचल संपत्ति का मुआवजा, ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड़े गए ऋण के 300 करोड़ रुपए को पाकिस्तान द्वारा न दिए जाने का विवाद, पंजाब की नदियों के नहर पानी बंटवारे का विवाद के साथ चीन क्षेत्र विवाद, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी प्रशिक्षण चलाए जाने आदि विवाद दोनों देशों के मध्य कटुता और असंतोष का वातावरण बनाए रखा। इन्हीं कारक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में भारत पाक संबंधों का विवेचन भारत के प्रधानमंत्रियों के कालयुग के अनुसार किया जा रहा। अब नेहरू युग 1947 से 1964। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ से ही पाकिस्तान के साथ भाईचारा रखने के समर्थक थे, किंतु पाक शासक सदैव नफरत के साथ भारत के साथ अमित्रतापूर्ण व्यवहार करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आज तक संबंध बिगड़े हुए हैं। श्री नेहरू के समय से ही कश्मीर विवाद को लेकर संबंध बिगड़ने शुरू हो गए हैं। अब कश्मीर विवाद, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को मुस्लिम बाहुल्य सियासत को अपने में सम्मिलित करना चाहता था। उसने सितंबर 1947 को कबीलाइयों को सशस्त्र कर
कश्मीर पर हमला करने भेज दिया और उसके पीछे साधारण कश्मीरियों के वेश में अपनी सेना भी भेज दी। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने अपनी रियासत की रक्षा के लिए भारत से सहायता मांगी और अपने राज्य को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करने हेतु विलय के दस्तावेजों पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। भारत में तत्काल अपनी सेनाएं भेजकर कबीलाओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की और पाकिस्तान को 1947 के अधिनियम का उल्लंघन करने एवं पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित कर उसे कश्मीर से वापस लौटने का आदेश देने की मांग की। अमेरिका के प्रभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा प्रस्ताव तो पास नहीं कर सका, पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराते हुए पूर्ण शांति का वातावरण बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण पर जनमत संग्रह करने का प्रस्ताव पास किया। तब से आज तक ना तो कश्मीर में अमन चैन कायम हो सका है, ना ही यह विवाद हल हो सका है। जम्मू कश्मीर का वह भाग जो युद्ध विराम के समय पाकिस्तान के अधिकार में था, वह आज भी आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान के अधिकार में है, जबकि वैधानिक दृष्टि से यह भारत का अविभाज्य अंग है। भारत क्षेत्र में अव्यवस्थित जम्मू कश्मीर में चुनाव से गठित सरकार और देश के अन्य राज्यों के समान संघ का एक पारित राज्य अब है। नहर जल विवाद और सिंध जल संधि। भारत पाक संबंधों में दूसरा विवाद पश्चिम और पूर्वी नदियों के जल विभाजन को लेकर उत्पन्न हुआ है। पश्चिम में सिंधु नदी जल के उपयोग से संबंधित था। इस नदी पर पाक द्वारा बनाए जाने वाला मंगला बांध और पूर्वी पाकिस्तान में गंगा पर बनने वाला फरक्का बांध को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद शुरू हो गया। 19 दिसंबर 1960 में सिंधु जल आयोग उपयोग को लेकर दोनों देशों के मध्य सिंधु जल संधि हुई, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए पंडित नेहरू प्रथम बार पाकिस्तान की यात्रा पर गए। फरक्का बांध विवाद काफी समय बाद बांग्लादेश के साथ हुए समझौते से सुलझ गया। अब है शरणार्थी समस्या। सन 1963-64 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित होकर पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदू और ईसाई जनता शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश किया। भारत ने पाकिस्तान से इन्हें पुनः अपने देश में पुनर्वास के लिए अपील की, पर पाकिस्तान ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। भारत को इन शरणार्थियों को पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में बसाना पड़ा। इस कृत्य से दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ी और आगे के जो विवाद की जो समस्या के जो और कारण है और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। आज यहीं तक।